रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 27 फरवरी है और अगर हम आज के दिन को 5 साल पीछे ले जाएं तो आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया था जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और अहमियत में इजाफा हुआ था। और उस दिन हमने क्या किया था, बड़ा शानदार वाकया था। आज मैं उस वाकये को याद भी करवाना चाह रहा हूं आपको और साथ ये भी बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को इतना ईजी न समझा जाए। पाकिस्तान आज भी इतना बावकार मुल्क है कि ये अपनी सरहदों की हिफाजत भी कर सकता है और अपनी इज्जत की हिफाजत भी कर सकता है। 27 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन आजाद कश्मीर के अंदर गिरा तो उस वक्त क्या हुआ था, हमारे साथ एक एनी शायद मौजूद है, वो आपको पूरी तफसील के साथ बताएगा। 10 का टाइम होगा, जहाज वहां से हमारे गांव के ऊपर से, घर से ऊपर से निकला। जब आगे गया तो गिर गया। थोड़ी देर के बाद एक पैराशूट आई, वो भी हमारे घर के सामने पहाड़ी है उसके ऊपर आ रही थी। जब मैं उधर पहुंचा तो वो जब गिरा तो मैंने उसको देखा। मैंने तो पहले सोचा कि ये हमारा कोई पाकिस्तानी पायलट है। जब वहां में पहुंचा तो देखा उसका फ्लैग देखा मैं और उसका फेस देखे मैंने बोला ये तो इंडियन है। लेकिन उसने मुझे बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करें। मैंने बोला क्या हेल्प करें? उसने बोला कि मुझे पानी पिलाएं। मैंने बोला आपको मैं पानी पिलाऊंगा लेकिन आप अपना पिस्टल नीचे रखें। लेकिन उसने अपना पिस्टल नीचे नहीं रखा। फिर उसने बोला ये कौन सी जगह है? मैंने बोला ये इंडिया है। बोलता इंडिया कौन सी जगह? मैंने बोला ये इंडिया किला है। उसने फिर जय हिंद का नारा लगाया। नारे के बाद फिर हमारे जो सिविलियन थे ये साथ ही ऊपर पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर उन्होंने शोर किया ये कि इंडिया है, इंडिया का पायलट है, इसको मारो। फिर जो वहां से निकला तो थोड़ा आगे गया तो हमारे आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने हवाई फायर किया। जब उन्होंने हवाई फायर किया तो मैं उसके साथ था। मैंने उसको बाजू से पकड़ के उसको गिरा दिया। फिर वो हमारा एक सिपाही था, उसने इससे पीछे गले से पकड़ लिया। आपने अब्दुल रहमान साहब के कमेंट सुने, ये उस वक्त वहां पे मौजूद थे। इन्होंने किस तरह अभिनंदन को शनाख्त किया, किस तरह उसकी जान बचाई, क्योंकि 300 लोग थे जो उस वक्त अभिनंदन को मारना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है उसको रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करने में एक पाक फौज के एक मेजर साहब का भी हाथ था। हमारे साथ इस वक्त मेजर इरफान साहब का एक क्लिप भी मौजूद है और ये हमारे कैमरामैन कल वहां पे गए थे और वहां पे उन्होंने जाके ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। तो मेजर इरफान साहब भी आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह रेस्क्यू किया था अभिनंदन को। 10 बजे के करीब ये सारा इंसिडेंट हुआ है और हमारे जेट्स आए और वो सारी सर्वेलेंस चल रही थी। 5 मिनट के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ तो वो इंडियन जो जेट था वो इट वाज हिट और जो रैकेज है इट स्टार्टेड कमिंग डाउन द ग्राउंड। और जब हमने देखा मेरे जो लोकेशन थी वो करीब ही थी यहाँ से, तो मैंने अपनी QRFs वगैरह निकाली और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करके मैं अपनी जगह पे साइट पे पहुंचा हूँ। क्रैश साइट पे जब हमने देखा कि कुछ सिविलियंस भी थे, उन्होंने बताया हमें कि यहाँ एक पार्ट भी गिरा हुआ है। उसका बेसिकली जब वो हिट हुआ है तो उसके पार्ट्स फैल गए थे। तो वन ऑफ द पार्ट जो फ्यूजलाज था वो वहाँ एक बाजार था, जब मेरे रास्ते में हम आ रहे थे तो वहाँ गिरा हुआ था। जब हमने उसकी तस्वीर वगैरह बनाई तो उसके ऊपर फ्लैग भी था। फिर हमें पता लगा कि ये इंडियन जेट है। देन सिविलियंस ने इंडिकेट किया कि सर थोड़ा आगे जाएँ, यहाँ जो है ना वो पैराशूट भी गिरा हुआ है। तो जब हम आगे पहुंचे एक छोटी सी रिज थी। जब मैं रिज के ऊपर अपने सोल्जर्स के साथ चढ़ा हूँ तो वो 10:30 बजे का टाइम था। तो उस टाइम जो है ना वो जब मैंने उसे देखा है तो वो खेत में भाग रहा था अभिनंदन, और पीछे उसके कुछ सिविलियंस थे, 200-300 बंदे थे। तो लकीली ऐसे हुआ कि वो खेत क्रॉस करके जब आगे सीजनल नल्ले में पहुंचा है तो आगे से भी कुछ सिविलियन आगे वो स्टक हो गया। तो मीनवाइल हमने 5 मिनट के अंदर रश टुवर्ड्स दैट साइड और हमने उसको इनसर्कल कर लिया। मेरे साथ 2 सोल्जर्स थे तो वो हमने फर्स्ट आई चैलेंज हिम के ड्रॉप द गन। उसने शोर बहुत ज़्यादा था, सिविलियन का ह्यूमन क्राई बहुत ज़्यादा था। ही अगेन हैड द एरियल शॉट, वो पहले भी एरियल शॉट्स कर रहा था। तो जब उसको मैंने दोबारा चैलेंज किया कि ड्रॉप द गन, देन ही ड्रॉप्ड हिज वेपन। जो उसका पिस्टल था वो हमने रिकवर किया। फिर मेरे सोल्जर्स ने उसकी तलाशी वगैरह ली, कुछ और चीज़ें हमें कॉन्फिडेंशियल रिकवर हुई। और मीनवाइल ऐसा भी हुआ कि फिर जो हमारी फोर्सेस थी और जो स्पेशल फोर्सेस थी, जो हमारी यूनिट्स की कुछ QRFs मजीद थी लेड बाय मेजर हसीब एंड दैट मेजर मोइस, वो भी पहुंच गई थी। तो उसके बाद जो फिर मजीद उसकी जो फर्स्ट एड वगैरह और जो सारी चीज़ें वो फिर बाद में अनफोल्ड हुई। पाकिस्तान आर्मी इज़ ऑलवेज रेडी टू डिफेंड आवर मदरलैंड एंड आई एम श्योर कि इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने नाइट में एक सोवरेनिटी को चैलेंज किया है, अगर वो ब्रॉड डे लाइट में आपने उनका वो देख लिया होगा कि वो किसी खाम ख्याली में ना रहें कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो किसी का तरह का भी कोई मिस एडवेंचर या कोई फ्यूटाइल एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी विल बी डिफेंडिंग दिस लैंड एट ऑल कॉस्ट। अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद, बल्कि रेस्क्यू करने के बाद 60 घंटे पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में रखा। उन्हें बहुत अच्छी चाय पिलाई जिसकी तारीफ उन्होंने बाद में की और अभिनंदन टी के नाम से पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पर यह वाकया बार बार दोहराया जाता रहा। तो उसके बाद उसे 60 घंटे
घंटे के बाद इंडिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन आज का दिन यह साबित करता है कि पाकिस्तान को रहा सहा मुल्क नहीं है, कमजोर मुल्क नहीं है, ये आज भी अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकता है। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तानियों बल्कि पूरे पाकिस्तान को यह कहता हूं कि आप प्राउड फील किया करें, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान है। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा पैनल के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारफ कराऊंगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं। और कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तीनों मुल्क के नामवर वकला भी हैं। लेकिन इनकी तरफ आने से पहले आज जो कुछ हुआ मैं वो क्लिप्स की फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम बात को शुरू करेंगे। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आयन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर साहब एक दफा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें तो जाहिर है कि उसका मतलब होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। जो मखसूस नशिस्तें हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फहरिस्तें जारी की। तो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। 80 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिलके एहतजाज करेंगे। दो इश्यूज हैं, एक तो सदर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है और अब आज निगरान वजीर आजम ने दोबारा उनको खत लिख दिया है। कल तक अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो साथ ही निगरान प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली को यह इख्तियार दे दिया है कि स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं। अब अगर स्पीकर साहब इजलास बुलाएंगे तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम कर रखा है कि स्पेशल सीट्स हमारा हक है, लेकिन एक तो उनका क्लेम उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला और दूसरी पार्टीज जो हैं वो इनकी सीटें हथियाने के लिए वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर पहुंच गई हैं। तो इतनी जल्दी क्या है और इतनी नाइंसाफी क्यों है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये सदर साहब का हक है बल्कि उनका फर्ज है कि वो इजलास बुलाएं। अब अगर वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे तो इजलास तो हो जाएगा। इजलास अगर हो जाएगा तो सदर साहब को इस हट आदमी का या इस जिद का क्या फायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखिए बात यह है कि सदर पाकिस्तान की आप बात करें तो सदर पाकिस्तान एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है और उनके अंदर एक दिल है। आप देखें कि अवाम के मैंडेट के ऊपर जिस तरह से डाका डाला गया है, उस डाके के ऊपर जो सहूलतकार हैं वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो उसके हक में बयान देंगे कि बड़ा ज़बरदस्त ये 2018 में ये हुआ, 2013 में जस्टिफिकेशन देंगे। वो ये नहीं करेंगे कि फॉर्म 45 लेकर किसी टॉक शो में आ जाएं, जवेद चौधरी के शो में आ जाएं, किसी के साथ आकर बैठ जाएं और कहें कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते होंगे, बल्कि वो कहेंगे कि जी हमने क्योंकि मैंडेट के ऊपर डाका डाला हुआ है तो हमें इक़्तिदार दिया जाए, हमें वज़ीर आला बनाया जाए, हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए। क्योंकि जो रास्ता था वो पॉलिश वाला, जो कहते थे कि हमें रास्ता आता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने वो रास्ता चूज किया। दूसरे नंबर पर बात ये, आप सदर साहब ठीक कर रहे हैं। देखें सदर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो कैसे ठीक कर रहे हैं? जब आप अगर ये ठीक कर रहे हैं तो 29 फरवरी को आप फिर नहीं जाएंगे आप लोग कौमी असम्बली? देखिए 29 फरवरी के हवाले से जो भी लाएहमल होगा वो कप्तान इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद हमारी डिवाइडेड है आपकी पार्टी। नहीं, शेरफ मरवत साहब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और एक तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे और साथ आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया। देखें बात यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं उस हवाले से उन्होंने अनाउंस किया है। दूसरा जाने के हवाले से जो भी लाएअमल आएगा वो अगर आप नहीं जाएंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर आप?
मैं वही कह रहा हूं कि जो फैसला है वो होगा, उसके मुताबिक अगर फैसला होता है तो हम जाएंगे। देखिए फैसला नहीं होता, उन्होंने किया ना स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर के नाम दिए, तो फैसला एक तो हो गया। बिल्कुल। अब अगर आप नहीं जाएंगे तो इस इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा, इसका मतलब आप जा रहे हैं। ये जो इजलास है ना, ये जो इजलास बुलाने के हवाले से ये बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 6 जो है ना इनके ऊपर लगेगा, और आर्टिकल 6 से ये मुबर्रा हो रहे हैं। क्यों मुबर्रा हो गए? इससे पहले भी आइन के मुताबिक जो उसका हिस्सा बनेगा, जो इजलास को बुलाएगा, राजा परवेज अशरफ हों, कोई उनके सहूलतकार हों, जितने लोग होंगे जो जिसकी तायद करेंगे उनके ऊपर लगेगा। क्योंकि तो आपकी गवर्नमेंट आई तो आर्टिकल 6 लगाएगा। अब ये देखें, आर्टिकल 6 जो है वो तो पहले भी इन पे लगता है, जो इन्होंने आइन तोड़ा है कि मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। अब आर्टिकल 6 इन्होंने इसी तरह पंजाब के अंदर जो इन्होंने एक सिलेक्शन किया कि वो मरियम नवाज तो हारी हुई है, और वहां पर जो हारे उम्मीदवार हैं वो चूज कर रहे थे। असल 99 लोग जो जीते हुए थे वो आपने देखा कि वो वहां बैठे हुए थे, एक होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, और जो 106 लोग थे वो असेंबली के अंदर मौजूद थे। फिर हमारे सारे लोग क्योंकि मौजूद नहीं थे तो उनको रास्ते पे रोक लिया गया, वो बाहर निकले, फिर दोबारा आए, फिर उन्हें कॉरिडोर के अंदर जो वो एक गैलरी बनी होती है वहां पर रोक लिया गया, तो उनके साथ वही तमाशा। लेकिन 0 एक तरफ वोट और दूसरी तरफ सिलेक्शन करके जो चोर है, अब देखें ना, खुद मरियम जो है वो जीती नहीं है, तो वो कैसे वजीर आला बन सकती? आपका नैरेटिव ना सर, जब इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया उनको, जब एक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दिया, देखिए आपके लोगों को भी उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं, वो आप उनको कबूल कर रहे हैं। या तो आप ये कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी धांधली हुई है, हमें कबूल नहीं है, और जो लोग आपके 95 जीते हुए हैं आप ये कहेंगे जी उनके पास जो इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट है वो भी वापस कर रहा है। देखिए बात यह है कि हम सारे के सारे जो हैं वापस करने के लिए तैयार हैं। 10 हलकों के हम लेकर आ जाते हैं और आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास हैं, और इनको कहें कि वो भी लेकर आ जाएं। अगर वो झूठे पड़ गए तो उन सबको चाहिए कि कौम से माफी मांगें और इस्तीफे दें, और अगर हम झूठे पड़ गए तो हम देंगे। ठीक है, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। जदौन साहब है ना, ये क्योंकि खुद मियां नवाज साहब का केस लड़ रहे हैं और और बात है NA-15 और वहां पे ये कह रहे हैं कि मियां नवाज साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती, और फॉर्म 45 का ये भी इशू उठा रहे हैं, और आज जो फैसला तो वाकई जुल्म हुआ है, कहा गया बनाना है तो। अच्छा सर ये फरमाइएगा, आपके साथ भी धांधली हुई है? वैसे नहीं, मैं देखिए आज मैंने कमीशन में यही कहा है कि हम अपने केस की बात कर रहे हैं। देखिए उसमें हमने एविडेंस दी है कि फॉर्म 45 जो 26 के लगभग फॉर्म 45 है वो टेम्पर्ड है सारे, और हमने कोई रिकॉर्ड अपना पेश नहीं किया है। ये तो अपने टेम्पर्ड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने किया? नहीं हमें नहीं पता किसने की है। देखिए ना, हमने तो बेनिफिशियरी वो इलेक्शन कमीशन को, हाँ जी, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा जी हम अपना रिकॉर्ड कोई नहीं पेश कर रहे। जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है, ये फाइल आपके सामने रखी हुई है, इसके ही पेपर है, हमें कल ही रिकॉर्ड उन्होंने दिया, पहले दिया ही नहीं था। इसके मुताबिक आप फैसला करेंगे ये इलेक्शन ठीक है गलत है, बस। हमने ये नहीं कहा कि हम अपने फॉर्म टीवी पे लाएंगे। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए उस हल्के में, उसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो मटीरियली इफेक्ट हो गया है, जो उसके अंदर वो भी तो मुतालबा कर रहे हैं, उनका भी मान लें सर। अगर हमारे जैसा केस किसी भी हल्के में है, अगर इनके बैग टूटे हुए हैं, सीलें टूटी हुई हैं, और इलेक्शन का जो फॉर्म 45 है वो टेम्पर्ड है, उसमें दोबारा होनी चाहिए। अगर अपना केस पेश करें ना, अपना केस पेश करें। अगर इनके देखें ना, अब केस नवाज साहब के साथ धांधली हुई है तो वो भी क्लेम कर रहे हैं धांधली हुई है, आप गवर्नमेंट बना रहे हैं, मेरा ख्याल आपको गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए फिर। नहीं, देखें जहां पे आप केस टू केस देखें ना, अगर नईम का कोई हल्का है या एक हल्का है तो उसके अंदर हमने तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना है ना, एक फोरम मौजूद है ना, तो उस फोरम को आप कन्विंस करें कि हमारे पास ये एविडेंस है, ठीक है, और इस एविडेंस की बेस पे आप या रिकाउंट करें या रीपोल करें, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस बेस पे अब इलेक्शन हम तो देखें ना, अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। आपके फॉर्म 45 भी गलत, उसमें टेम्परिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है जी, वो भी कह रहे हैं गलत है। तो इलेक्शन हो बैठे एक जगह नहीं, इलेक्शन देखना, इनका हल्का हो रहा है, इनका PP का है, हमारा NA-15 है जो KPK में आता है। इसी मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ है, इसी मुल्क एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन, हल्के फर्क हैं, पार्टीज मुख्तलिफ हैं, मौकफ एक है, तो उसमें तो कम से कम इकट्ठे हो जाए। आप साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं, साथ आप कह रहे हैं वो गलत है और हमारे साथ ज्यादती हुई। नहीं, हम देख रहे हैं एक जो तो हम एक हल्के जो अपना हल्का है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसमें कह रहा हूं कि ये चीजें हैं। अब बाकी NH जो 716 है उसका तो मुझे नहीं पता, उसमें तो एक कैंडिडेट जीता हुआ है, बाकी KPK से बहुत कम ऐसे केसेस आए हैं। KPK में तो सारी PTI ने स्वीप किया है, वहां पे तो सारी सीटें इनकी है, वहां पे तो ये नहीं कहते धांधली हुई है, PTI वाले KPK में तो नहीं कहते। ठीक है, मुदव्विल साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये वर्जन है कि जो लोग 29 तारीख को इजलास बुला रहे हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने ये कर देना है। तो आप ये खतरे का सौदा क्यों कर रहे हैं सर?
आप उनको ये रिजर्व सीटें भी दो जो कि बनतनीन के, आप उनको 2/3 मेजॉरिटी भी दो, आप उनको चारों सूबे भी दो, तब इन्हें रोना है। क्योंकि एक अफरा तफरी का और एक लाकानूनियत का और एक पाकिस्तान की ऐसी के तैसी करने का उन्होंने एक तय कर रखा हुआ है। आप मुझे बताओ पुख्तनख्वा में क्या इलेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान ने कराया, क्या बाकी सूबों में जो इलेक्शन कमीशन ने कराया तो ये पुख्तनख्वा में भी उसी ने कराया। वहां जो जीते तो ठीक है, और मौलाना साहब वहां हारे वो इनके साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। और खुदा का वास्ता कोई अकल वाली बात कर ले तो समझा दे। दूसरी बात, आपने फॉर्म 45 की बात करे मोहतरम पंजोता साहब, फॉर्म 45 मेरे हल्के में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से DRO और RO ने पहले ब्लैंक साइन करके लिया, ठीक है, साइन करके ले लिया, और फिर उसके बाद ब्लैंक साइन करने के बाद ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये काउंटर पार्ट समेट, ये काउंटर पार्ट है और ये बैलेट पेपर है और ये मुस्तफा कमाल के निशान पे, और इसकी बैक साइड पे ब्लैंक है, कोई स्टैम्प नहीं है। और ऐसे करके पूरा बंडल बनाया उन्होंने, और उनकी आपने वो खवातीन की वीडियो देखी है, वो पूरा 4-5 मिनट के अंदर डालते, और ऐसे तकरीबन 25 से 30 हजार मेरे पास मौजूद है। आप मुझे बताओ, मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी ले गया, वहां भी दिखा दिए है। आप मुझे बताओ कौन सा कानून, कौन सा आइन किसने किया है? मेरा ये हमारे लोगों ने मुस्तफा कमाल के किसने किया उस वक्त? ये मुस्तफा कमाल और मुस्तफा कमाल साहब जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपके इत्तेहादी बन रहे हैं सर, आप उनके साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं और साथ आप पोटलियां उठा के भी फिर रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट आज उनकी पोल खुल गई ना, कौन सा गवर्नमेंट बना रहे हैं? हमें तो जरूरत ही नहीं इनकी, ना सूबाई में जरूरत है, ना वो फाकी में नूली को जरूरत नहीं है, हम दोनों की तादाद पूरे हैं। बात यह कि ये जो एक गुंडा नासिर जो माजी में 259 मजदूरों को जिंदा जलाया, मुस्तफा कमाल साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना, 33 हमारे जाले शहीद किए गए। हमने इलेक्शन कमीशन को, मैंने नहीं बल्कि मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने लेटर लिख के बार बार उसको बताया कि बाबा ये गुंडा नासिर है, ये या दहशतगर्दी पहले भी, ये इलेक्शन वाले दिन करेंगे। आप मुझे बताओ, ये जो 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इनके स्टैंप लगे हुए मेरे हाथ में, ये मैं पूछ सकता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने बेचा है, DRO ने बेचा है, या इन्होंने जाली बनाया है? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में 7 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है, 24 करोड़ वोट उन्होंने बैलेट पेपर छपाए क्यों इलेक्शन कमीशन में? क्या सवाल नहीं बनता है? 26 करोड़ आपने क्या बेचना था लोगों को? एक सवाल है, आपने ये मुस्तफा नहीं बेचा है तो आप इनकी इंक्वायरी करा दो। ये मेरे पास सवाल है 25 से 30 बकायदा मीडिया के सामने जो हमारे लड़कों ने छीने हैं, तो इसकी इंक्वायरी कराओ, ये कहां से आ गए, ये किसने दिए मुस्तफा कमाल के लोगों को? सवाल ये है कि ये सारी जो दांधली की चीज एक सवाल करना है और सवाल करके ना मधुखिल साहब मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल आपके पास है, जवाब भी आपसे लूंगा वापसी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पोटली उठा के फिर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके कायद हैं, उनके वकील यहां बैठे हुए हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों के ऊपर है, बलूचिस्तान के अंदर सारी जमातें जो इलेक्शन के ऊपर सवाल भी उठा रही हैं और सड़कें बंद करके बैठी हुई है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो धमकी दे रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी रैली लेके आऊंगा और ये सिस्टम जो है ना उसको मैं नंगा करूंगा। तो जब सारी जमातों को एतराज है तो फिर आप गवर्नमेंटें हुकूमतें क्यों बना रहे हैं? मधुखिल साहब, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मधुखिल साहब, अगर इतनी ज्यादा धांधली के इल्जामात हैं, तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सारी सियासी जमातें एक ही इल्जाम लगा रही हैं और वो इल्जाम है धांधली का, तो फिर आप हुकूमतें क्यों बना रहे हैं भाई साहब? नए इलेक्शंस करवा लें या जिसका मैंडेट है उसके हवाले कर दें आप। ये आपके कहने से मैंडेट किसका है, या जो पीटीआई वाले कहते हैं हमारे जिसका भी है जी मैंडेट है, ये इसका फैसला कौन करेगा? और दूसरी बात, ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि मैं सिस्टम को साहब ने किया ना अपने कॉन्शियस के तहत, सिस्टम को नंगा कर चुका हूं। मैं तो सिस्टम को नंगा कर चुका हूं। उस सिस्टम के बेनिफिशियरी भी आप हैं, तो मैं सारे बाजार नंगा कर चुका हूं। सिस्टम के बेनिफिशियरी भी आप हैं। मुझे बताओ, 25 से 30 हजार वोट, अली शाह साहब 25 से 30 हजार वोट अब वफाक में पोलिंग स्टेशन के सामने, मीडिया के सामने ठेले पकड़े गए, वीडियो आ गई, सब आ गई, उससे ज्यादा नंगा क्या होता है? दूसरा सवाल आपका,
दूसरा सवाल आपका कि आप हुकूमत क्यों बना रहे? आप मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी की जगह पे बैठ के बता दे, हम अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क्या ये हुकूमत चल सकेगा, ये असेंबली चल सकेगा? और अगर ये असेंबली नहीं चल सकेगा तो क्या होगा? साहब, अगर आप मैंडेट ही जाली समझ रहे हैं तो फिर जाली गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं बना रहे गवर्नमेंट। कौन से मैंडेट जाली है? पुख्तनख्वा का मैंडेट ठीक है, सिंध का जाली है, पंजाब का जाली है। ये कौन कह रहे हैं? ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ना। यानी आप मुझे बता दो, वो अपने मैंडेट को तो सही कह रहे हैं। एक ही इलेक्शन कमीशन है, इमाम काबा ने नहीं करा इलेक्शन वहां पे। वो सदर को इलेक्ट कर लेगा, वो स्पीकर को इलेक्ट कर लेगा, वो गवर्नर्स बना लेगा, लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं जी हम तो गवर्नमेंट नहीं बना रहे। आप मुझे बता दो हमारे पास रास्ता क्या है? अगर पीटीआई के साथ हमारी बात नहीं बन रही है, अगर नून लीग के साथ हम बात न बनाए, तो हमारे पास चॉइस क्या है? अगर हम वोट नहीं करेंगे, न तो पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, न नून लीग का। जब दोनों का नहीं बनेगा तो हुकूमत कैसे खड़ी होगी? जब हुकूमत नहीं खड़ी होगी तो कैसे चलेगा? मेहरबानी, मैं तो बड़ा मंदोखेल साहब के साथ बड़ा अच्छा जो है, वो जो इलेक्शन से पहले हम अक्सर एक प्रोग्राम में बैठे होते थे और हमेशा जो है ना ये भरपूर तरीके से PMLN के खिलाफ बोलते थे और बड़ी आवाज उठाते थे। आज इनकी आवाज जो है वो दबा दी गई है, क्योंकि इनका इत्तेहाद हो गया और इनके लीडरान जो हैं वो भी इसी तरह से जो ही इलेक्शन खत्म हुआ है तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे साथ धांधली होगी, नून लीग को किया जा रहा है। तो आपने इत्तेहाद नहीं किया तो पीटीआई की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर आप कर लेते तो आपकी गवर्नमेंट होती। नहीं, देखें बात यह है ना कि कप्तान का बड़ा वाज़ेह है कि फॉर एग्जांपल जी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, तो कैसे उनके साथ बैठा जा सकता है? अगर पीपल्स पार्टी को, नून लीग को या किसी और जमात ने जिसने उसका जो बेनिफिशरी बनाए, तो कभी भी कप्तान उनके साथ नहीं बैठे। मसला क्या है? मौलाना के साथ अगर आप बैठ सकते हैं ना सर, महमूद अशरफ के साथ बैठ सकते हैं ना। देखिए मौलाना के साथ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी बैठ सकते हैं। देखिए मौलाना के साथ भी कोई बैठ के ये नहीं हो रहा कि वो गवर्नमेंट मौलाना से मैंडेट नहीं चुराया कि उसके साथ बैठ के तो उसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके साथ भी जो बात है वो इस हवाले से है कि हम एहतजाज जो है या जो धांधली के हवाले से जो आवाज़ें हमारे साथ मिल रही हैं उनके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको मौसर तरीके से आगे लेकर बढ़ें। अब मामला ये है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, या इमरान खान अंदर बैठ के वो ये नहीं कह रहा कि वो बाहर आना चाहता है या डील करना चाहता है या PM बनना चाहता है, बल्कि वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती हो, जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको मुंतखब किया जाए। सिलेक्शन वाला जो रास्ता है वो बंद होना चाहिए। कब तक इस मुल्क के ऊपर ऐसे ही नाफिज किया जाएगा? कब तक यही सिलसिला चलता रहेगा? हम इसके खिलाफ हम सबको मिलकर, आप अगर इस रास्ते से ना आते तो आज आपको इतराज। तो 2018 में देखिए इस रास्ते से अगर आए होते तो हम बाहर क्यों निकलते, और इस रास्ते से आए होते तो फिर निकाला क्यों जाता? इस रास्ते से आए होते तो समझ आ रहे हैं, आपको पता है कि क्यों आए, क्यों निकाले गए और क्यों नहीं आ रहे आप। देखें ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ महज बातें हैं ना कि आप इस रास्ते से आए। उस वक्त भी अवाम ने वोट दिया था, आज भी अवाम ने वोट दिया है। लेकिन ये जो मखसूस सीटें हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और इलेक्शन कमीशन को बड़ा दिल करके उनको सीटें देनी चाहिए। और ये जो दूसरी पार्टी चली गई है ना जी कि हमें उनकी सीटें भी हमारे नाम कर दें, मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पे गलत है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं मेरिट पे इस पर एग्री करता हूँ कि जो इनकी सीटें बनती हैं उनको देनी चाहिए। उसमें जो भी लीगल लेक्यूने हैं अभी, क्योंकि केस जो है इलेक्शन कमीशन में है और हो सकता है ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, वहाँ से डिसाइड हो जाए कि किस तरह, क्योंकि जो अगर मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे देंगे तो इसमें देखें ना, एक आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिजर्व सीट को करता है, और इसमें जो इलेक्शन एक्ट का 104 सेक्शन है उसमें एक जो नुकता है लीगल कि वो कहते हैं हर पोलिटिकल पार्टी की लिस्ट देगी और उसका वही नॉमिनेशन का प्रोसेस है जो दूसरे इलेक्शन का, जिस तरह नईम साहब ने दूसरों ने इलेक्शन किया। अब इसमें यह है कि जब एक पोलिटिकल पार्टी की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब आप टेक्निकल चीज है ना, टेक्निकल चीज है, लीगल चीज है, अब उसकी इखलाकी बिल्कुल इनकी सीटें देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन दे या ना दे, बिल्कुल वो इनकी अगर जो सीटें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना नून लीग को जाना चाहिए, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए, ना MKM को जाना चाहिए। आज आप ये कह रहे हैं कि उनकी सीटें छोड़ दी, हमें तकसीम कर दी। लूट का माल तो नहीं है ना सर, आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आपको उनको सीटें देनी चाहिए। ये मांगी नहीं है, आप मुझे एक क्लैरिटी नहीं है कि वो कहते हैं कि इनकी सीटें हमें दे दें, इसीलिए गए हूँ, किस लिए गए हूँ वहाँ पे, तो अभी देखते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो आप क्यों गए वहां पे? नहीं देखिए वो आपकी जो है ना, वो कहते हैं अगर ये सीटें वैसे या तो उनको मिलेंगी तो या तो नहीं मिलेंगी, तो फिर किसी को नहीं मिलेंगी। अब ये तो नहीं है कि एक सीट जो है आप इनको नहीं मिलती,
देखें तो किसी और को इनकी सीटें दे दें। ये इस तरह मेरे ख्याल में नामुमकिन हो जाएगा। सीटें तो पूरी करनी है ना आपने कौमी असेंबली में, अगर उनको नहीं मिलेगी तो आपको मिल जाएगी। देखें लेकिन उनको क्यों नहीं मिलेगी, सवाल ये है सर। बिल्कुल, ये इनका जो राइट बनता है किसी भी पार्टी को उनको मिलनी चाहिए। अब ये थोड़ी जो इसमें टेक्निकलिटीज लीगल इशू है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वो टेक्निकल चीजें छोड़े, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप एक साइड पे आप चाह रहे हैं कि कौमी असेंबली में आए, अब देखिए मैंने और आपने तो उनको सीटें नहीं देनी है ना, ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास है। ये आप अगर खड़े हो जाएंगे ना उनको सीटें मिल जाएंगी। नहीं, हम तो देखें ना, मैं तो आपके इस फोरम पे कह रहा हूं कि जो इनका राइट है इनको मिले। और दूसरे आजम नजीर तारस साहब को बताएं कि वो नून लीग की लिए सीटें लेने के लिए ना जाए इलेक्शन कमीशन। नहीं, मैं तो देखें उनका अपना एक पार्टी पॉलिसी, मैं आपको एज इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन दे रहा हूं। मैं पार्टी को कोई रिप्रेजेंट पॉलिसी या पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। कादिर मोहम्मद खलील साहब, वैसे इखलाकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें बनती हैं, मेरा ख्याल है आपको दिल बड़ा करके ये जो पोलिटिकल टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए जरूरी है कि आप इनको कहें कि जी दें सीटें उनकी जो है। थोड़ी देर के लिए अगर फर्ज करें कि इनको ये सीटें दी भी गई तो ये चुप रहेंगे, ये इसी तरह शोर बचाते रहेंगे, कोई और इशू उठा देंगे। गिव एंड टेक नहीं है कि अगर रेस के मैदान में नहीं है, अगर रेस के मैदान में खिलाड़ी दौड़ते हैं, अगर रेस के मैदान में खिलाड़ी उतरते हैं और एक खिलाड़ी 1 महीने के बाद आता है, वो जी मेरी अम्मा बीमार थी या मैं अस्पताल में था तो मुझे दोबारा मेरे लिए मैदान सजा दो, तो क्या मैदान सजेगा? आपको पता है कोई कायदा कानून भी कोई चीज होता है। ये इलेक्शन एक्ट का 104 ये कहता है कि जब इलेक्शन से पहले इसी तरह जैसा मैंने या दूसरे कैंडिडेट्स ने हमने फॉर्म भरे, स्क्रूटी हो गई, बाकायदा तारीख दी और वो सारी चीजें फाइनल हो गई है। अब आपको यह है कि इनके लिए अलग से एक शेड्यूल बना दे, नंबर 1 बात। और जिस पार्टी के ने सारा दिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उसको तो अपना सरबराह आजाद खड़ा होता, न उसकी कोई लिस्ट थी। अब अगर ये लिस्ट इनको मानी जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह करना चाहिए कि तमाम पार्टियों को दोबारा लिस्ट के लिए कहा जाए और दोबारा लिस्टेज है। तो ये इस तरह बच्चों को खेल तो नहीं है कि आप सोच के उठ गए और आपकी बात दुरुस्त नहीं है। एक तरफ आप 30,000 वोटों की पोटली लेके फिर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी टेक्निकल इशू है। भाई यहां पे भी तो टेक्निकल इशू है, इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट निकल गया है, इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो यहां पे आप इलेक्शन वाले दिन पकड़े गए ना, आप टेक्निकल ले आए। चौधरी साहब इलेक्शन वाले दिन पकड़े गए ना, इस ऊँटों को मैं कहां ले जाऊं, ये इसको मैं क्या करूं? एक्सप्रेस की चैनल पे वहां पे बनती है भाई, वो तो बता दें, उन्होंने इन्हीं इदारों से कहना है। बात ये होता ना, देखिए मैं आप बताऊं, पीटीआई को एक इशू नहीं है, ये आईएमएफ को जो खत लिखने की बात आ गई या उनका सदर आरिफ अलवी जो आज हरकतें कर रहे हैं, आप मुझे बता दो, मैं दूसरा वाला दे रहा हूं। ये इतना बड़ा वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब को जेल होगी तो आरिफ अलवी कहां था? क्या वो आइन का आर्टिकल 45 का इस्तेमाल नहीं कर सकता था? उसकी सजा माफ नहीं कर सकते थे? क्या आरिफ अलवी ने जो उनकी खवातीन पकड़ी गई, क्या उनके ऊपर उसको एक्शन नहीं लेना चाहिए? 5 साल मजे लूट लिए, मजे लूटने के बाद अब सोचा 6 महीने पहले कराची में बाथ आइलैंड पोश एरिया में 2,500 गज का बंगला वो मुंतखब कर चुका है। और आज सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सदर साहब का एक माजी भी है, उसको भी याद रखें, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नईम साहब, मसला यह है कि सदर साहब अभी तो ज़ाहिर एक सिस्टम के सामने बहुत बड़ी रुकावट बन गए हुए हैं और यूं ही फारिग होंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2 इनके खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे क्योंकि अभी इन्हें इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ये चाहती हैं कि उसके बाद अदालतों के अंदर घूमते फिरते रहें। अब आप इस वक्त तो सदर साहब आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल का दौरानिया देखें जहां पर आपको जरूरत ही सदर साहब साइड पे हो गए थे, अब आखिरी वक्त में वो शहीद बनना चाहते हैं और आप इस बात पे खुश? बहुत शुक्रिया जवेद साहब। बात यह है कि पहले भी सदर साहब ने इलेक्शन के हवाले से डेट दी थी, लेकिन क्या जिन्होंने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा? अगर कोई ये बात कर रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है आइन तोड़ रहे हैं, पहले अपने गरबान झांके कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्या दिया है और क्या डाका डाला है। 13 महीनों के बाद आपने देखा कि पंजाब और KPK के अंदर जाकर इलेक्शन वाला माहौल बना, 13 महीनों के बाद।
और वो किस रूल, किस कायदे, किस कानून के तहत वो हुकूमतें चलती रही, कौन चलवाता रहा, तो उसके बेनिफिशियरी कौन थे? आप ना तोड़ देखें, बात यह है कि किसने कहा था आप देखें डिसॉल्व की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो आईन पाकिस्तान इजाजत देता है। ऐसा नहीं है कि आईन पाकिस्तान करेगा आप इलेक्शन लड़ लेंगे, जिसे दिल चाहेगा आप असेंबलियां तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। देखें, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह वफाक में रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए अमेरिका की गुलामी करते हुए इन्होंने एक ऑपरेशन वफाक में तो कर लिया, तो खैबर पख्तूनख्वा में आपने रिजीम चेंज कर दी। बिल्कुल, इलेक्शन करवाने के लिए ना, इलेक्शन अवाम में जाना चाहते थे। कप्तान इमरान खान अवाम में गया, उस दोस्त ने जाकर पारिश बूट नहीं किया। अभी चले गए ना आप अवाम में, अवाम ने वोट दिया, तो आप क्या नहीं मान रहे? पंजाब असेंबली में जब आपको अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हुए हैं मेरे भाई। ये वोट लेके आए मेरे भाई, 1 सीट हो या 10 सीट हो, अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा हक बनता है उस वोट की हिफाजत करना। हम वोट की हिफाजत आपने असेंबली से बाहर बैठ के करनी है। भाई अंदर आए, पंजाब असेंबली के अंदर कल पहला दिन था, आपका वहां पे अपोजिशन लीडर होना चाहिए था, बात करता वो। पंजाब असेंबली के जो सेशन था उसके अंदर मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि हमारे जो एमपीएस थे उनको रोक दिया गया, और एहतजाजन जो है हमारे जो अंदर एमपीएस थे उठ के बाहर गए हैं। वो इसलिए गए कि उनको एक तो बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, दूसरे हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, रोक लिया गया था। कब से इजाजत लेने लगे जी बोलने से पहले? देखिए तो बगैर इजाजत के बोलते, देखिए वो बोलना शुरू हुए, उसके ऊपर जाकर जनाब क्योंकि स्पीकर साहब उनके लगाए हुए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा जी आप नहीं बोल सकते, और बार बार उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं बोलने दिया गया। फिर मरियम साहबा ने कहा कि नहीं उन्हें बोलने का हक दिया जाए, फिर जब दोबारा लाया गया तो फिर उन्हें लॉबी के अंदर बैठा दिया गया। अब बात यह है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, और डिसीजन किस लिए लिया है क्योंकि इस वक्त जो है वो मंदोखेल साहब कह रहे हैं पीटीआई की। देखिए बात यह है पार्डन कर सकता था, पार्डन एक बंदे को देखिए वो अब इमरान खान जो है वो नहीं इमरान खान साहब ने कहा जी मैं नहीं लेना चाह रहा, सदर साहब ने उनको ऑफर किया, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा को पार्डन कर सकते हैं, सनम जावेद को पार्डन कर सकते हैं, मियां अब्दुल रशीद को कर सकते हैं, एजाज चौधरी को कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्डन कर सकते हैं। मेरे भाई अगर वो सारे माफी चाहते हैं ना कि हमें बाहर निकालो जेल से, तो वो अंदर स्टाम्प देकर आ जाते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर जाते हैं और 9 मई की मजम्मत करते हैं। उनके पास एक अच्छा एफिडेविट तहरीक इंसाफ, लेकिन वो डटे रहे। हालात से सीखा वैसे ये देखे ना, इन्होंने हालात से इसलिए नहीं सीखा है कि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 2018 में, जिस तरह भी इन्होंने मैंडेट ये तो नहीं मानेंगे ना, जो जहाज भर के लाते थे कहते विकेट गिरा दिए, तो सबसे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दूसरे लीडरों ने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल ने, कि हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपके साथ चले, ये भी ऐसी करे दिखाएं कि इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने। ये काम तो चलते रहेंगे। आज ये कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है बकौल इनके, ठीक है, ये अपनी ज्यादती का इजाला किस तरह करेंगे? गलियों में करेंगे, सड़कों पर करेंगे, या असेंबली में? जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब केपी के अंदर देखे ना जितनी इनके पास सीटें हैं, वहां से एमएनए भी इनके आए हैं ना, वहां पे तो इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। इजलास अब जितने इनके एमएनए आए हैं या पंजाब असेंबली के अंदर जाएं, इस सिस्टम का हिस्सा बने और उस सिस्टम का हिस्सा बनते हुए अपनी आवाज उठाएं और आगे अपने लिए रास्ता तलाशें। वो ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, जब तक पूरा सिस्टम हमारे पास ना हो, इस तरह कदमों में नहीं गिरता। नहीं, ये नामुमकिनात में है, इस तरह नहीं हो सकता। देखें जो कुछ ये खुद करके आए, आज ये खमियाजा भुगत रहे हैं उस चीज का। अगर इन्होंने वो फेस किया, अब ये फेस करें और आंदे के लिए चले। मैं नहीं कहता इनके साथ ज्यादती होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर देखें जेलों में कितने लोग हैं, कितने लोग बेगुनाह हैं। अगर वो कहीं जेल तोड़ दो हम बेगुनाह है, उन्होंने एक सिस्टम के अंदर आना है, कोर्ट में केस करना है, कोर्ट में केस करके हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ पाकिस्तान जाए, रिलीफ मिल रहा है इनको। देखिए जितने इनके एब्सकॉर्डर लोग थे उन्होंने कहा जी इलेक्शन कौन सा लॉ आपको मना करता है। नीचे कई लोग नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबको अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी अगर कानून के अंदर नहीं है, सारे लोगों ने अंडरग्राउंड थे, इनका तो इससे खर्चा भी बात किया पीटीआई वालों का, जितने लोग अंडरग्राउंड थे, कोई जलसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब ने अपनी जो है काफी लीड। अच्छा मंदोखेल साहब ये फरमाइए सर, सदर साहब के पास तो ज़ाहिर है ज्यादा दिन नहीं बचे, 15 दिन के बाद वो अपने घर चले जाएंगे, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ मुकदमे बनाना चाहेंगे? क्या सलूक होगा सदर साहब के साथ? देखिए पंजोता साहब ने बात की है माजी में ये आइन की, मैं उस बात पे आज भी खड़ा हूं उनके साथ बहस करते हुए। सदर साहब बिलावल साहब ने जो बात की है वो वही की है जो कासिम सूरी साहब ने असम्बली तोड़ने की या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक्त भेजे। उसकी बकूबायत ये दोनों वकील है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आइन शिकनी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिलावल साहब नहीं कह रहे। जब आइन की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कह रही है तब तो मुकदमा बनना चाहिए।
और अगर मुकदमा नहीं बनेंगे तो रोज इसी तरह लोग तोड़ते रहेंगे। इसी तरह जो ना अपनी मराद के लिए, और फिर पीटीआई की जो एमपीए एमएनए बने हैं, पंजोता साहब ये लिख ले बात, ये तनख्वाही भी लेंगे, कमेटी में बैठेंगे, पार्लियामेंट लॉजेस में भी रहेंगे और इसी तनख्वाह पे 5 साल काम करते रहेंगे और बाहर आके थोड़ी बहुत हलचल करेंगे, एहतजाज करेंगे और टाई फिश इसी तरह 5 साल गुजारेंगे। तो सदर साहब के साथ क्या सलूक होगा सर रिटायरमेंट के बाद? मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक उनके खिलाफ जो ना आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो होगा, उसी जजमेंट के तहत उनके खिलाफ होना चाहिए मुकदमा। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए नहीं? देखिए मैं तो आपको ये की चिल्ला रहा हूं, कब तक चलता रहेगा इस तरह से सिलसिला? आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद आपने करना। अल्लाह ताला आप और आप को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।